नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीति क्या है, इसका 5th वीडियो, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीति के अंतर्गत सामान्य हित को बढ़ावा देने के क्या उपाय बताए गए हैं। हमने अब तक उदारवादी, मार्क्सवादी और समुदायवादी और गांधीवादी विचारधाराओं के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया कि राजनीति क्या है। ये सभी विचारधाराओं का जो पक्ष है वो एक पक्षीय रहा है और इन विचारकों की बहुत सी बातों में विरोधाभास भी हमें देखने को मिला है। सामान्य हित की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती जिसे सभी स्वीकार कर लें। क्योंकि सभी विचारधाराओं के अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अपने सामान्य हितों को अग्रसर किया है। इसमें हम यदि बात करें उपयोगितावादी, जिनमें हेल्टेवियस हैं, डेविड ह्यूम हैं, जेरेमी बेंथम हैं, इन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक हित प्रदान करना ही सामान्य हित है और यही राज्य के कार्यकलाप और का उचित मानदंड होगा, ऐसा उपयोगितावादी कहते हैं। और बैन और पीटर्स हैं, वो कहते हैं हम जब यह कहते हैं कि राज्य सामान्य हित में कार्य कर रहा है तो उससे हमारा क्या अभिप्राय होता है। उससे हमारा अभिप्राय यह होता है कि राज्य निष्पक्षता पूर्वक ऐसे निर्णय ले रहा है जिससे राज्य में रहने वाले लोगों के हितों को बढ़ावा मिले। अर्थात राज्य बिना किसी कारणवश किसी भी कार्य में या किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और हस्तक्षेप करता है तो वह बिना किसी पक्षपात के निष्पक्षता पूर्वक कार्य करेगा। तभी हर एक व्यक्ति का सामान्य हित सर्वोपरि हो पाएगा। कुछ विद्वानों ने सामान्य हित किन किन आधार पर हो सकता है उनके बारे में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा है, और उन बिंदुओं को यदि हम दृष्टिपात करें या उनको देखें तो इस प्रकार से बिंदुओं को हम व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले बिंदु आता है विशुद्ध नैतिक कर्तव्य के पालन में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो प्रिय विद्यार्थियों, विशुद्ध नैतिक कर्तव्य कि मेरा क्या कर्तव्य है, एक व्यक्ति का समाज के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, यह मेरी स्वयं की भावना है और उसी भावना के आधार पर ही मैं अपने देश का, अपने दूसरे बड़ों का या किसी अन्य व्यक्ति विशेष का, लोगों का मैं सम्मान करूंगी या अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। तो ग्रीन भी यही कहना चाहते हैं कि नैतिक नियमों का पालन स्वेच्छा से ही किया जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? नैतिकता का संबंध व्यक्ति के आंतरिक भावों से होता है। भय दिखाकर मनोदशा नहीं बदली जा सकती। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नैतिक मामलों में राज्य सर्वथा उदासीन रहे। यदि नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके नैतिक जीवन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसमें ग्रीन कहना चाहते हैं कि यदि वो नैतिक कर्तव्य का पालन इसलिए नहीं करता है कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा, जिसमें उन्होंने उदाहरण बताया है मादक पदार्थों का खुलेआम बिकना। तो मादक पदार्थ अगर खुलेआम बिकेंगे तो आप देख सकते हैं, सर्वविदित है ये सभी को, कि किस प्रकार से शराब जैसी वस्तुएं ऊपर अगर बिकने पर नियंत्रण नहीं हुआ तो किस प्रकार से समाज में एक तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसका पालन करने के लिए राज्य के द्वारा कुछ कानूनी प्रतिबंध या नियंत्रण लगाना आवश्यक हो जाता है। तो नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कभी-कभी जो है राज्य नियमों या कानूनों के माध्यम से नियंत्रण लगा सकती है। अब दूसरा बिंदु हमारा आता है, राज्य के लिए यह न्याय संगत नहीं कि वह शेष सभी समुदायों की सत्ता को नकार दे। यह बात इसलिए की गई है क्योंकि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और मनुष्य
की अनेक आवश्यकताएं होने के बाद वह एक राजनीतिक प्राणी भी होता है। इसलिए राज्य संस्था का उदय भी हुआ है और राज्य के साथ साथ व्यक्ति अनेक समुदायों से जुड़ा होता है। घर, परिवार, मजदूर यूनियन, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक संघ, धार्मिक संगठन, ऐसे उनसे संबंधित बहुत से ऐसे संगठन होते हैं, समुदाय होते हैं जिससे वे अपने जीवन में जुड़ जाता है। राज्य को इन समुदायों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य की नीति ऐसी होनी चाहिए कि अन्य समुदाय भी अपना विकास कर सके, फले और फूले। बेन और पीटर्स हैं, वो कहते हैं राज्य का उद्देश्य भले ही आम लोगों को फायदा पहुंचाने और सामान्य हित को प्रोत्साहन देने का रहा हो, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह शेष सभी संस्थाओं और समुदायों के अधिकारों को कुचल दे। अर्थात राज्य के अंतर्गत जब व्यक्ति रहता है तो विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न समुदायों से वह जुड़ जाता है, तो विभिन्न संस्थाओं की स्वतंत्रता और समुदायों की स्वतंत्रता को भी बने रहना या बनाए रखना राज्य का दायित्व हो जाता है। अब बात आती है तीसरी बात, मानव अधिकार अर्थात कुछ न्यूनतम आर्थिक और सामाजिक मांगों की स्वीकृति। जैसा कि सर्वविदित है विद्यार्थियों, व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की, कुछ मानव अधिकारों की आवश्यकता होती है और इन्हीं मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की एक सार्वभौम घोषणा की और मानव अधिकारों की घोषणा के अंतर्गत कुल 30 अनुच्छेद हैं और जो 5 तरह के अधिकारों को वर्णित करते हैं। उसमें आते हैं नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं शिक्षा का अधिकार, जिसमें कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, काम का अधिकार, बेरोजगारी की दशा में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, और उसके बाद बात आती है दासता, बिना उचित कारण के बंदी बनाना, विचारों को प्रकट करने पर पाबंदियां, कैदियों के साथ निर्दयता का व्यवहार, विरोधियों का सफाया आदि बातें नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के विरुद्ध होती हैं। उदारवादियों ने उन सभी अधिकारों को स्वीकार किया है जिनका मानव अधिकार घोषणा में वर्णन मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके आधार पर मानव यानी मनुष्य अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। इसके बाद बात आती है सहभागी लोकतंत्र की। सहभागी लोकतंत्र यानी लोकतंत्र का अर्थ हमें सभी को पता है। लोकतंत्र के अंतर्गत आता है बालिग मताधिकार, मत देने का अधिकार, राजनीतिक दलों के निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात आती है और चुनाव के माध्यम से लोग अपने राजनीतिक प्रतियोगियों को पछाड़ने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक दल सत्ता के लिए एक दूसरे से खुलकर प्रतियोगिता करते हैं और सिर्फ औपचारिक लोकतांत्रिक ढांचे से काम नहीं चलेगा। जैसा कि टॉनी वॉल्टन कहते हैं कि सामान्य हित की धारणा को सहभागी लोकतंत्र की भावना से जोड़ देने की आवश्यकता है, अर्थात यह सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लें और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। सरकार को राजनीतिक वैधता तभी मिलती है जबकि आम जनता ये समझे कि सभी महत्वपूर्ण फैसले उसकी सहमति से लिए गए हैं। तो आप समझे विद्यार्थियों कि क्या मतलब है सहभागी लोकतंत्र का। सहभागी लोकतंत्र का अर्थ जिस प्रकार से बताया गया है कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के जनता द्वारा शासन, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है, जिसमें मालिक मताधिकार, जिसमें हम बालिग होने पर, जैसे कहीं 18 वर्ष है, कहीं 21 वर्ष है, कहीं 14 वर्ष भी है, तो बालिग मताधिकार मिलने पर हम स्वतंत्र रूप से राजनीतिक दलों से खड़े हुए प्रतिनिधियों को हम अपने मत के माध्यम से उनको सत्ता में लेकर आते हैं और उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उनको हम सहयोग प्रदान करते हैं। और दूसरी बात विद्यार्थियों यह भी आती है कि सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत कि लोकतंत्र जो हमारे लिए नियम, कानून और व्यवस्थाएं जो बनाता है, उनमें हम किस प्रकार से अपने आप को जागरूक रखते हैं कि ये नियम, कानून और व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारे लिए उचित हैं या नहीं है। जनता किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को निभाती है और सरकार किस प्रकार से जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है। ये दोनों ही तरफ से सहभागिता यदि होती है तो लोकतंत्र एक सफलतापूर्वक अपना कार्य कर पाता है और सामान्य हित को बढ़ावा दे पाता है। इसके बाद बात आती है बच्चों विचारों की स्वतंत्रता की। विचार की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है कि अपनी बात को कहने का अधिकार
अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार। J.S. मील हैं, उनके अनुसार व्यक्ति को पूर्ण विचार स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य को किसी विचार को दबाना या रोकना नहीं चाहिए। फासिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारें विरोधियों को कारागार में डाल देती हैं और उन्हें यह मृत्युदंड दे देती हैं। ऐसा कहा गया है कि जो फासिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं, यदि विरोधी है जनता, तो उनको क्या करेगी, कारागार में डाल देगी या मृत्युदंड सुना देगी। लेकिन उदार लोकतंत्री देशों में क्या होता है, उन देशों में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन भी मिलता है और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। वो किस लिए की जाती हैं कि वे सरकार का अधिक प्रभावी ढंग से विरोध कर सके, जिससे कि सत्तारूढ़ सरकार जो है वो एक सजग सरकार के रूप में कार्य करे और जनता की भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए कार्य करे। उदारवादी कहते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता ही एक ऐसा साधन है जिससे यह पता चलता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो सत्य और असत्य दोनों का तकाजा तभी लिया जा सकता है जब हमारे विचारों को या हमारे कार्यों के प्रति लोग अपनी राय रखेंगे, अपने मत को रख पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि हम कार्य सही कर रहे हैं। हमसे मतलब वह सरकार कार्य सही कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तभी जाकर के सामान्य हित में कार्य किया जा सकता है। अब छठा बिंदु आता है विद्यार्थियों, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य से हमें पता चलता है कि ऐसा राज्य जो लोगों के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहे। 20वीं शताब्दी में समाजवाद का प्रचार हुआ, जिससे लोगों का ध्यान आर्थिक विषमताओं की ओर गया। इससे उदारवाद के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया और नव उदारवादियों ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया। जॉन रॉल्स ने आय के पुनर्वितरण की भी बात की। आय के पुनर्वितरण से क्या अभिप्राय है विद्यार्थियों? इससे ये अभिप्राय है कि पूंजीपति वर्ग या धनिक वर्ग के पास जो अतिरिक्त धन होता है वो टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा कराए और सरकार उस टैक्स से जो होने वाली आय को जनता के कल्याण के लिए पुनः वितरित करे या उनके लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए वह उस पैसे को इस्तेमाल करें। उद्योगपतियों की आय का एक बड़ा हिस्सा करों के रूप में सरकार के पास चला जाता है और सरकार गरीब जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराती है और विधवाओं, बीमारों, बेकारों की भी सहायता की जाती है। इस प्रकार आय का पुनर्वितरण किया जाता है। तो ये जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है, आय के पुनर्वितरण का सिद्धांत, ये बहुत ही सटीक और समकालीन है और इससे बहुत ही जन कल्याणकारी कार्यों और सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही प्रभावी कदम उठाया जाता है। अब बात आती है, ये हमने सब जो बिंदु पढ़े, सामान्य हित को बढ़ावा देने वाले बिंदु पढ़े कि किस प्रकार से राज्य के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत सामान्य हित को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से पक्ष हो सकते हैं जिससे कि राजनीति के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर सकती है। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा हमारा टॉपिक आता है राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं की तुलनात्मक अध्ययन। हमने राजनीति क्या है के अंतर्गत उदारवादी धारणा भी हमने पढ़ी और मार्क्सवादी धारणा भी हमने पढ़ी और समझने का प्रयास किया। अब हम इसको पुनः हम तुलनात्मक रूप में इसको समझने का फिर से प्रयास करते हैं। एक तरह से ये हमारा जो राजनीति क्या है, ये एक वापस से एक तरह से ये रिवाइज हो जाएगा हम दोनों की तुलना करते हुए अगर हम चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि उदारवाद की मुख्य मान्यता क्या है कि व्यक्ति को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लास्की के अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं कि उदारवाद का सीधा संबंध किससे होता है? स्वतंत्रता से होता है। जैसा कि उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति विवेकी है, व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसे खुला छोड़ देना चाहिए जिससे कि अपने व्यक्तित्व का विकास वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के कर सके। लॉक, मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन और जेफरसन ने राजाओं की निरंकुशता पर कड़ा प्रहार
व्यवहार किया कि राजाओं को निरंकुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य के इन अधिकारों पर विशेष बल दिया। कौन से अधिकार? जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार, नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नीति के कारण चूंकि श्रमिकों और सर्वसाधारण जनता का शोषण किया गया, इसलिए बाद के उदारवादियों ने मतलब समकालीन उदारवादियों ने यह कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप अवश्य करना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी के विचारकों ने लास्की, मैकाई और हॉबहाउस ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया। कहने का क्या मतलब हुआ इसमें यह मतलब हुआ कि हमने जब प्रारंभ में जब हमने पढ़ा था व्यक्तिवाद से उदारवाद की ओर जब अग्रसर हुए थे उदारवादी, तो उसमें व्यक्तिवाद में सिर्फ व्यक्ति को ही महत्व दिया गया था और उदारवादी विचारधारा में यह बताया गया था कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसे आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, व्यापार की स्वतंत्रता, ये सभी कुछ देना चाहिए, संपत्ति का अधिकार, ये सभी अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इन सब अधिकारों से कुछ मुट्ठी भर लोग ही जो हैं इसका फायदा उठा पाए। सर्वसाधारण जनता जो है या आम जनता जो है वो इसका लाभ नहीं उठा पाई और इसलिए उदारवादियों ने, समकालीन या आधुनिक उदारवादियों ने क्या कहा? समकालीन और आधुनिक उदारवादियों ने कहा कि अब सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना होगा। राज्य को कुछ ऐसे उद्योग, कुछ ऐसे उत्पादन के साधनों पर राज्य को अपना स्वामित्व रखना होगा जिससे कि सभी जगह सकारात्मक उदारवाद स्थापित हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद वास्तव में पूंजीवाद और आर्थिक असमानता के विरोध में विकसित हुआ। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण किया और एक बेहतर समाज का सपना देखा। पूंजीवाद के दोषों के कारण श्रमिकों का संगठित होकर क्रांति करना स्वाभाविक ही है और क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण न रहकर समाज का नियंत्रण होगा। इस प्रकार का शोषण मिट जाएगा। तो कार्ल मार्क्स क्या कहना चाहते हैं? कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन ये कहते हैं कि समाज किस प्रकार का समाज है? पूंजीवादी समाज है। यदि पूंजीवादी समाज के अंतर्गत इतने सारे दोष हैं तो श्रमिक को क्या करना होगा? संगठित होकर के क्रांति करेगा और क्रांति करने के बाद न राज्य रहेगा, न वर्ग रहेगा और सभी जगह एक समान व्यवस्था हो जाएगी और शोषण मिट जाएगा। इस प्रकार की भावना को लेकर के, इस प्रकार के विचारों को लेकर के मार्क्सवाद ने अपने वक्तव्य कहे या अपनी विचारधारा को प्रकट किया। अब बात आती है विद्यार्थियों की उदारवाद और मार्क्सवाद जो अवधारणा है उनके बीच में जो अंतर है, हम निम्न बिंदुओं को लेकर के हम उनके अंतर को देखते हैं। सबसे पहले आता है विद्यार्थियों संघर्ष का स्रोत। उदारवादी किस संघर्ष के स्रोत को लेकर चलते हैं और मार्क्सवादियों का संघर्ष का स्रोत क्या है? देखते हैं। उदारवाद के समर्थक इस बात से इनकार नहीं करते कि समाज में संघर्ष है। मिलर हैं, वो कहते हैं आय व संपत्ति, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा, भौगोलिक, जातीय और रंगभेद से उत्पन्न असमानताओं का जिक्र उन्होंने किया है और बर्नार्ड क्रीक कहते हैं कि सभी देशों में विविधताएं होती हैं, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मान्यताएं होती हैं जिनके कारण झगड़े होते हैं और क्षेत्रीय और भाषाई भिन्नताएं भी असहमति और संघर्ष का कारण बनती हैं। तो संघर्ष का कारण क्या बताया मिलर और क्रीक ने? उन्होंने बताया राजनीतिक पद प्रतिष्ठा, आय और संपत्ति की असमानता, भौगोलिक, जातीय रंगभेद और भाषाई भेद, क्षेत्रीयता भेद, ऐसी बहुत सी असहमति होती हैं, बहुत सी असमानताएं होती हैं जिनसे संघर्ष होता है। लेकिन मार्क्सवादी क्या कहते हैं? इसके ठीक विपरीत जो मार्क्सवादी है वो कहते हैं कि संघर्ष की जो मुख्य स्रोत है वो आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं। आर्थिक विषमताएं कैसे? कि कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं वो पूंजीपति हैं और बाकी सब जो हैं वो या तो किसान हैं या फिर श्रमिक हैं यानी कि मजदूर हैं। जब उत्पादन के साधन श्रमिक और किसान और आम जनता के हाथों में आ जाएंगे तभी ये सारा विवाद जो है समाप्त हो जाएगा और तब एक ऐसे समाज का विकास होगा जिसमें लोग बिना दबाव या दमन के अपने कार्यों को पालन कर सकेंगे। तो दोनों के संघर्ष के स्रोत दोनों अलग अलग हैं, पृथकता लिए हुए हैं। अब बात आती है संघर्ष की प्रकृति की। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और अपने विवेक का इस्तेमाल करके सामाजिक आर्थिक संघर्ष पर काबू पा सकता है। अर्थात संघर्ष या मतभेद इतना मौलिक या गहरा नहीं होता कि वह सुलझ ही नहीं सकता, यानी कि
अगर वह अपने विवेक के आधार पर अगर उसे सुलझाना चाहे तो वह उसे तुरंत सुलझा भी सकता है। समस्याएं होंगी, मिल बैठकर उनका समाधान भी निकाला जाएगा। विवादों के बीच में पुनर्मेल भी संभव हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकी प्राणी है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि संपत्ति के मालिक और जो संपत्ति से वंचित हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में शांति या समझौता हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संपत्ति के जो मालिक हैं यानी कि पूंजीपति जो लोग हैं, वो निरंतर मजदूर वर्ग का यानी श्रमिकों का यानी किसानों का हमेशा हर तरह से शोषण करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, और मेल मिलाप बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक साथ बैठ करके किसी प्रकार से भी समझौता नहीं कर सकते। वह तो हिंसा और दमन के जरिए इन विरोधों को और बढ़ाते हैं। और मार्क्सवादी कहते हैं कि विवादों का मूल कारण किसमें होता है? संपत्ति का अन्यायपूर्ण वितरण। इसलिए संघर्ष को मिटाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं हो सकता कि निजी संपत्ति का अंत कर दिया जाए और संपत्ति के अन्यायपूर्ण वितरण को खत्म कर दिया जाए। समाज जब वर्गहीन हो जाएगा तभी सारे झगड़े जो है समाधान प्राप्त कर पाएंगे, समाधान मिल पाएगा। दोनों के संघर्ष की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है, जिसमें व्यक्ति उदारवादी कहते हैं व्यक्ति विवेकी है और विवेक के आधार पर ही वह समझौता यानी मेल मिलाप कर सकता है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि जो व्यक्ति संपत्तिशाली है वो बिल्कुल भी मजदूर के साथ बैठ करके कभी शांति समझौता नहीं कर सकता। शांति और समझौता तभी हो सकता है, सामान्य स्थिति तब आ सकती है जब संपत्ति का अन्यायपूर्ण वितरण खत्म हो जाएगा और सभी जगह वर्गहीन और राज्यहीन समाज स्थापित हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है विद्यार्थियों संघर्ष के पक्षकारों की। उदारवादियों के अनुसार समाज का निर्माण बहुत से संघों और समुदायों से के मिलने से हुआ है, जैसे कि परिवार, धर्म संघ, अनगिनत सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक समुदाय। इन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत से तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। इन परिस्थितियों में विभिन्न समुदायों के बीच मनमुटाव या संघर्ष संभव है, जैसे कि ये संभव है कि सरकार की कोई नीति किसानों को तो पसंद आए पर उद्योगपति उसके पक्ष में ना हो। ऐसी स्थिति में गन्ना उत्पादक और चीनी उद्योग में लगे उद्योगपतियों के बीच में झड़प हो सकती है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि पूरा समाज उस विवाद में लिप्त हो जाता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि उन्होंने समाज को सिर्फ दो ही वर्गों में बांटा है। कौन से दो वर्गों में? पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। इसलिए हर विवाद पूरे समाज को अपनी परिधि से में लपेट लेता है और राजनीति का सरोकार जो होता है वर्ग संघर्ष से है और छोटे मोटे विवादों से नहीं। जैसा कि उदारवादियों ने क्या कहा? उदारवादी ने कहा कि जब संघर्ष होता है तो किसी दो समुदायों में होता है, दो गुटों में होता है या उनके कोई तौर तरीकों में होता है। तो संघर्ष उन दो पक्षकारों में है तो वो उन दो पक्षकारों तक ही सीमित है, और झड़प है तो उन दो पक्षकारों तक ही सीमित है और वो आपस में समाधान किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेंगे। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि नहीं, दो वर्गों में है और दो वर्गों में जब यह संघर्ष है तो इसके अंतर्गत पूरा समाज जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। समाज जो है समाज जो अपनी परिधि में सबको लपेट लेता है, समेट लेता है, और ये वर्ग संघर्ष तभी खत्म हो सकता है जब राज्यहीन और वर्गहीन समाज स्थापित होगा। इसके बाद विद्यार्थियों आता है ध्येय प्राप्ति का साधन। ध्येय प्राप्ति के साधन से क्या तात्पर्य है कि उदारवादियों ने राजनीति को एक ऐसा खेल बताया है जिसके सभी खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन करते हैं, एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं तथा व्यापक मताधिकार पर आधारित चुनाव समय समय पर होते हैं, और सत्ता के लिए प्रतियोगिता जो होती है छिपाव दुराव के साथ नहीं होती बल्कि खुलकर ओपन में होती है। ये ही वे बातें हैं जो संघर्ष के समाधान में सहायक बनती हैं। उदार लोकतंत्र में राजनीति एक ऐसा गृह युद्ध नहीं है जो कि हिंसक साधनों से लड़ा जाता है, वह तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सौदेबाजी, समझ और संतोष से काम लेना पड़ता है। इसके ठीक विपरीत मार्क्सवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिकों व किसानों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता कि वे क्रांति के माध्यम से उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा लें, और अपने हाथों में शक्ति आ जाने पर वे तुरंत विरोधी शक्तियों का विनाश करके एक अधिकार स्थापित कर लें। जिन लोगों पर क्रांति के षड्यंत्र करने का संदेह होता है उनका निर्ममता से दमन कर दिया जाता है, और संक्रमण काल के दौरान सरकार का रवैया आतंक में हो जाएगा और उसमें पुलिस व गुप्तचरों का जाल
सा बिछा रहता है, जैसा कि क्रांति के बाद रूस और चीन में हुआ। तो ध्येय प्राप्ति का साधन, ध्येय कैसे प्राप्त करना है, उदारवादियों का अलग अपनी व्याख्या है और मार्क्सवादियों की अपनी अलग व्याख्या है। ध्येय प्राप्ति के लिए उदारवादी कहते हैं कि प्रतियोगिताएं होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, व्यापक मताधिकार होता है। प्रतियोगिताएं जो होती हैं वो छिप करके नहीं होती, गुप्त रूप में नहीं होती, खुल करके होती हैं और उसमें ही सौदेबाजी होती है, समझौते होते हैं, मेल मिलाप होते हैं और विवादों को निपटारा किया जाता है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि श्रमिक और किसान जो होते हैं वो मेल मिलाप करके सरवारा वर्ग पूंजीपति के साथ मेल मिलाप करके कभी भी सामान्य स्थिति नहीं लेकर आ सकते। इसके लिए तो सिर्फ क्रांति ही एक ऐसा माध्यम होती है जो उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा करके ही पूंजीपतियों को धाराशाही कर सकती है और स्थिति को सामान्य ला सकती है। और राज्यविहीन वर्गहीन समाज स्थापित होने पर ही सामान्य हित आगे की ओर अग्रसर हो पाएगा। अंतिम लक्ष्य की बात आती है तो अंतिम लक्ष्य में उदारवाद एक खुशहाल समाज के आदर्श में विश्वास रखता है और तकनीकी और औद्योगिक विकास के कारण पश्चिम के उदार लोकतंत्री राज्यों ने रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या तो काफी अंश तक हल कर ली। अब उनका संघर्ष सुविधा, विश्राम और संस्कृति के लिए है। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और पश्चिम यूरोप के अनेक राष्ट्र काफी विकसित हैं, परंतु उनका पूर्ण संपन्नता का लक्ष्य पूरा होगा या नहीं यह बताना कठिन है। कुछ जरूरतें तो ऐसी भी हैं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती हैं। मॉरिस ड्रूवर से कहते हैं कि हर फ्रांसीसी यदि ये चाहे कि उनका बंगला रिवेरा में स्थित हो या कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जगह सीमित है। एक दिन सभी श्रमिकों को पर्याप्त वेतन तो जरूर मिलेगा, परंतु यह असंभव है कि सभी का काम समान रूप से रुचिकर और अकष्टकर हो। इसलिए असंतोष और संघर्ष तो रहेंगे ही रहेंगे। अंतिम लक्ष्य के रूप में क्या कहा है उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि एक उदारवाद के अंदर व्यक्ति कैसा रहेगा, एक खुशहाल समाज की तरफ वह अग्रसर हो सकता है। विपदाएं आएंगी, विवाद होंगे, संघर्ष होगा, लेकिन उनका समाधान खोजा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कुछ सभी व्यक्तियों को मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य जो है वह प्राप्त कर सकता है, सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है। इसके बाद मार्क्सवादी कहते हैं कि नए आदर्श समाज में न वर्ग होंगे न राज्य होगा। स्वार्थवाद के स्थान पर परहितवाद की प्रधानता होगी तथा निजी हितों का स्थान जो है वो सामान्य हित ले लेंगे। राज्य का लोप हो जाएगा और राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। बाद में क्या होगा, मार्क्सवादियों ने कहा कि राज्य संस्था का लोप हो या न हो, पर राज्य का वर्गीय स्वरूप जो है वो जरूर समाप्त हो जाएगा, यानी वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ना पूंजीपति रहेगा, ना मजदूर रहेगा, सब बराबर वर्ग हो जाएंगे। अब राज्य किसी वर्ग विशेष के हितों को ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण यानी आम जनता के हितों की रक्षा करेगा, आम जनता के सामान्य हितों को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार से इन्होंने अंतिम लक्ष्य को सिद्ध किया। इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों मूल्यांकन की। दोनों ही विचारधाराएं, उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराएं अपने अपने जगह सही प्रतीत होती हैं। देखते हैं अब इसमें कि समय समय पर उदारवाद को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे फासिस्टवाद, साम्यवाद, सैनिक तानाशाही, स्वेच्छाचारी व्यवस्थाएं। उदारवाद में एक मौलिक तनाव या विरोधाभास पाया जाता है, जिसका मूल कारण होता है कि उदारवादी विचारक मुक्त बाजार के हक में हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि समाज पूंजीवादी शोषण से भी मुक्त हो जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समतावादी समाजों के लक्ष्यों में से मेल बिठा पाना एक दुष्कर कार्य है। उत्पादन के साधन चूंकि निजी हाथों में बने रहते हैं, इसलिए वस्तुओं का मूल्य उद्योगपति ही निर्धारित करते हैं। वे ही जनता की अभिरुचियों, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को तय करते हैं। प्रचार साधनों के जोर से घटिया चीजें और सस्ते जीवन मूल्य भी पूरे समाज को अपनी लपेटे में ले लेते हैं। मार्क्सवादी लेखक के अनुसार उदार लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक जीवन में कोई मौलिक बदलाव नहीं ला सकते। दूसरी ओर उदारवादी लेखकों का कहना है कि कोई भी कम्युनिस्ट सरकार लोगों के रहन सहन, जीवन स्तर में इतना सुधार नहीं ला सकती जितना कि पश्चिम के उदार लोकतंत्री देशों में संभव हो पाया है। जहां तक मार्क्सवादियों का प्रश्न है, यह कहना न्याय संगत नहीं दिखता कि समाज का राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक ढांचा सिर्फ उत्पादन
साधनों के स्वरूप पर निर्भर करता है। इसके अलावा उदार लोकतंत्रीय देशों में श्रम और पूंजी के बीच मेल मिलाप बढ़ा है, जिसके कारण वर्ग संघर्ष मंद पड़ गया है। और जहां तक वर्गविहीन राज्यविहीन समाज का प्रश्न है, वह सिर्फ परिलोक यानी फेयरीलैंड में ही देखने को मिल सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या बताया? इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, वो ये कहते तो हैं कि बाजार कैसा होना चाहिए, उद्योग कैसे होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, लेकिन मुक्त बाजार और पूंजीवादी शोषण किस प्रकार से वह आम जनता को, सर्वसाधारण को नुकसान पहुंचा सकता है, इस परिस्थिति का उन्हें कहीं ना कहीं आभास होने लगा था। और इस आभास के कारण उदारवादी विचारधारा के विचारकों ने यह विचार व्यक्त किया कि उत्पादन के कुछ साधनों पर या उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होना भी कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी है, जिससे कि सर्वसाधारण जो है उसकी भलाई के लिए, उसके सामाजिक हित के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो और सर्वसाधारण को सभी चीजें उपलब्ध हो सकें। लेकिन जहां मुक्त बाजार की बात आती है, उदारवादी उससे परे भी नहीं है। वो कहते हैं कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो है वो भी आवश्यक है। और इस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था से क्या स्थिति पैदा हो गई है? प्रचार प्रसार के कारण घटिया चीजें, सस्ते जीवन मूल्य, इन सभी ने सभी की लाइफ स्टाइल को परिवर्तित कर दिया है। लेकिन वो अंत में ये भी कहना चाहते हैं कि जितना परिवर्तन उदारवादी विचारधारा के देशों में या उदारवादी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों में हुआ है, उतना भी परिवर्तन जो है मार्क्सवादी विचारधारा में बिल्कुल भी संभव नहीं है। और मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले जो विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होगा, सामान्य हित को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और लोकतंत्र को संभव नहीं बनाया जा सकता। और जब तक वर्ग भेद नहीं खत्म नहीं हो जाएगा, राज्य का नियंत्रण खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ परिलोक में ही हमें देखने को मिलेगा, वास्तविक धरातल पर हम यह नहीं देख पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। और इसमें जो विभिन्न पक्षों को देखते हुए, विभिन्न विचारधाराओं, दृष्टिकोणों को देखते हुए राजनीति क्या है के बारे में हमने विस्तृत चर्चा और विश्लेषण किया, समझने का प्रयास किया। और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अब एक बार हम एक सरसरी निगाह से हम अध्याय का सार संक्षेप देख लेते हैं, जो हमने इन 5 वीडियो में समझने का प्रयास किया। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी राजनीति क्या है। इसमें हमने प्राचीन यूनानी विद्वानों के विचार पढ़े थे, जिन्होंने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है और सामाजिक जीवन का सार तत्व राजनीति ही है। परंपरावादी लेखकों के अनुसार राजनीति राज्य सरकार का अध्ययन है और आधुनिक विद्वान कहते हैं कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। उनमें उन पहलुओं की जांच की जाती है जो राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं से संबंध रखते हैं। राजनीति के विषय में कई अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी। उदारवादी, मार्क्सवादी, शक्तिवादी, समुदायवादी, व्यवहारवादी। उदारवादी दृष्टिकोण में राजनीति विभिन्न हितों के बीच में मेल मिलाप का साधन बताते हैं। जहां समस्याएं होंगी वहां राजनीति अवश्य होगी और राजनीति की जड़ें असहमति में और संघर्ष में ही विद्यमान होती हैं। समाज में विवाद होते हैं, संघर्ष होते हैं और व्यक्ति की प्रकृति की भिन्नताएं, धार्मिक, जातिगत, नस्ल की भिन्नताएं तथा संसाधनों का अभाव होने के कारण समाज में विवाद और संघर्ष हमेशा विद्यमान होते हैं और उनका समाधान राजनीति के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। हितों के बीच में सामंजस्य और मेल मिलाप कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके कुछ प्रमुख साधन बताए थे, जिसमें चुनावी प्रतियोगिता का हमने व्याख्या करी, संसदीय वाद विवाद पर चर्चा करी, कानूनी और न्यायपालिका पर चर्चा
चर्चा करी, हित समूह की भूमिका पर चर्चा करी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी हमने चर्चा करी। उसके बाद बात आती है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने राजनीति वर्ग संघर्ष का परिणाम है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष की उपज है। सरकार चाहे जैसी भी हो, वह सिर्फ शासक वर्ग के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है, सर्वहारा वर्ग के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वह क्रांति करे और उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार जमा ले। वर्गहीन राज्य या वर्गहीन समाज में राज्य व राजनीति दोनों लुप्त हो जाएंगे और सभी जगह स्थिति सब बराबर सामान्य हो जाएगी। राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन है। इसके बारे में हमने उदारवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी, गांधीवादी विचारकों के सामान्य हितों को अलग अलग हमने इनके विचारों को व्यक्त किया था। और प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने सामान्य हित के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बताए जो इस प्रकार थे, जैसे विशुद्ध नैतिक कर्तव्य के पालन में जोर जबरदस्ती नहीं किया सकती, मतलब बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। राज्य के लिए न्याय संगत नहीं कि वह शेष सभी समुदायों की सत्ता को नकार दे। फिर हमने पढ़ा कि मानव अधिकारों की स्वीकृति किस प्रकार से दी गई है। यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकारों की 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की थी। उसी प्रकार आगे हमने बात की लोकतंत्री शासन प्रणाली की बात की, फिर विचारों की स्वतंत्रता की बात की, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार से संभव है सामान्य हित के अंतर्गत, इसकी भी हमने चर्चा की। इसके बाद बात आती है राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हमने संघर्ष के दोनों स्रोत पढ़े कि उदारवादी क्या बताते हैं, मार्क्सवादी क्या, संघर्ष की प्रकृति का भी हमने वर्णन पढ़ा, दोनों का अलग अलग तुलना करते हुए। संघर्ष किन लोगों के माध्यम से लोगों के मध्य होता है, इसका भी हमने दोनों का अलग अलग पृथक पृथक तुलनात्मक अध्ययन किया। ध्येय प्राप्ति किस प्रकार से है, अंतिम लक्ष्य क्या है, इन सब के बारे में हमने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उदारवाद और मार्क्सवाद को हमने समझने का प्रयास किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न है ये, और लघु प्रश्न और जो 2 नंबर के प्रश्न या 2 लाइन के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम निबंधात्मक प्रश्नों को एक बार देख लें जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, देखो एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा गया है। देखो पहला प्रश्न, राजनीति क्या है, विवेचन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया, राजनीति क्या है, क्या इसका अध्ययन राज्य सरकार तक ही सीमित है, और राजनीति की परंपरागत और आधुनिक धारणाओं की तुलना कीजिए। इन तीनों का प्रश्नों का उत्तर एक ही है बच्चों, और इनको 3 तरीकों से पूछा गया है। ऐसे दूसरा प्रश्न देखिए आप, राजनीति विभिन्न हितों के बीच में सामंजस्य यानी मेल मिलाप स्थापित करने का साधन है, और इस कथन के अनुसार राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करनी है। राजनीति विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य का साधन है। समाज में संघर्ष के स्रोत क्या है, संघर्ष समाधान के साधनों का उल्लेख करते हुए इस कथन को टिप्पणी करनी है। तीसरा, इसको किससे से पूछा है, राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए। तो एक प्रश्न को इन्होंने 2 या 3 तरीकों से पूछा है, उत्तर इनका समान ही होगा। फिर तीसरा प्रश्न आता है, राजनीति क्या है, राजनीति के वर्ग संघर्ष दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। मार्क्सवाद की इस मान्यता पर जोर देते हुए कि राजनीति मूलतः वर्ग संघर्ष का परिणाम है, राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। और राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्णन कीजिए, ये अलग से भी प्रश्न पूछा गया है। तो तीनों ही प्रश्न कैसे हो गए, मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न हो गए। अब ये देखो वर्ग संघर्ष, ये भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण संबंधित है। वर्ग संघर्ष के विशेष संदर्भ में राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को उन्होंने 4 प्रकार से पूछ लिया है। फिर उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, राजनीति क्या है, सामान्य हित की खोज के रूप में राजनीति का विवेचन करना है। सामान्य हित क्या है, सामान्य हित के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विवेचन करना है। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राजनीति सार्वजनिक हित को बढ़ावा देती है। 5वां प्रश्न पूछा है, सामान्य हित के विषय में समुदायवादी धारणा की विवेचना करनी है। राजनीति के अध्ययन के विविध उपागम जो हैं हमने पढ़े थे, उदारवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी, इनको अलग अलग तरीके से विश्लेषण करना है। और उसके बाद 2 टिप्पणियां इसमें बताई गई हैं जो आपसे पूछा है, राज्य वर्ग शोषण का एक यंत्र है,
इसमें मार्क्सवादी धारणा राज्य का अस्तित्व सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए है, इसमें उदारवादी धारणा। तो इनमें दोनों को ही आपको अलग अलग टिप्पणी देकर के समझाना है। कई बार प्रश्न जो है भी जो निबंधात्मक प्रश्न है उनको 2 टिप्पणियों में भी पूछ लिया जाता है, 10-10 नंबर की 2-2 टिप्पणियां या शॉर्ट नोट पूछ करके, और ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है कि 10-10 नंबर का आपको अलग अलग इसमें आंसर देना होता है। 7वां प्रश्न जो पूछा गया है विद्यार्थियों, राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी अवधारणाओं का तुलनात्मक विवेचन क्या है, और इसके बीच में मुख्य जो अंतर पूछे गए हैं आपको इनको पूरे को बताना है, व्याख्या करनी है। और प्रिय विद्यार्थियों, आपको व्याख्या करते समय थोड़ा सा इतना सा आपको और ध्यान देना है कि जो भी हम कोई कोटेशन इसके अंतर्गत डाल रहे हैं तो उनको हमें हाईलाइट जरूर करना है। हाईलाइट करके हम उन कोटेशनों को हम दिखाएंगे तो इससे एग्जामिनर को दिखने वाला जो उत्तर है वो बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है विद्यार्थियों, और अगले अध्याय के लिए हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। और यह भी हम संभव करने का प्रयास करेंगे कि जो लघु उत्तर प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न है, उनको भी हम आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो हम विदा लेते हैं और तब तक के लिए आपसे